हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और हमारा जो बेल एंड बॉन्ड्स का जो चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। बेल एंड बॉन्ड्स का जो हमारा क्लास चल रहा था, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था गाइस? तो लास्ट क्लास में अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल्स, हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट आर द ग्राउंड्स टू बी कंसीडर्ड वाइल ग्रांटिंग द बेल, राइट। तो बेल को ग्रांट करते वक्त कोर्ट किन किन बातों का ध्यान रखता है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, लगभग कितना पॉइंट था, 14 से 15 पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि हर बंदे को पता होना चाहिए। एज अ लॉ एस्पायरेंट आपको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली आम जनता को भी पता होना चाहिए कि भैया बेल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेल। क्या पढ़ेंगे भैया? टाइप्स ऑफ बेल, ठीक है जी सर। तो जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, आप सभी मेरे वीडियो को 1.5x या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में देख सकते हैं ताकि वीडियो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, स्लो कहने से थोड़ा बोरिंग लग सकता है। बट आई कैन एश्योर यू, जो भी मैं पढ़ाता हूँ बहुत ही तुमको मज़ा आएगा पढ़ के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं सर। वैसे पढ़ना बहुत है, बट जो जो बेसिक बातें हैं हमको तो पता होना ही चाहिए। और चलिए, तो आज का होगा भाई क्लास, टॉपिक का नाम है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भाई मेरे टाइप्स ऑफ बेल। क्या नाम है? टाइप्स ऑफ बेल, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेल इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कितने टाइप के बेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले नाम लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक होता है रेगुलर बेल। क्या होता है भाई? रेगुलर बेल। क्योंकि देखिए, सेक्शन अगर पढ़ाने का बात हुआ ना, मैं तुरंत पढ़ा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, उससे आपका नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो भैया धीरे धीरे करके पढ़िए, भले टाइम लगे लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि बेस बिल्ड होने के बाद क्या होता है ना, सेक्शंस ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो रेगुलर बेल। दूसरा नाम है भाई एंटीसिपेटरी बेल। ओ माय गॉड, एंटीसिपेटरी बेल, जी हाँ, एंटीसिपेटरी बेल। तीसरा है आपका, नाम सुने हैं क्या? इंटरिम बेल का नाम सुने हैं? जी हाँ, इंटरिम बेल। इंटरिम बेल। तो जितने भी एलएलबी वाले स्टूडेंट्स हैं भाई, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अच्छा, एक होता है तुम्हारा डिफ़ॉल्ट बेल। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। अच्छा, एक होता है तुम्हारा ट्रांजिट बेल। क्या होता है? ट्रांजिट बेल। अच्छा, ये भी होता है क्या सर? हाँ। सिक्स्थ नंबर है आपका इमरजेंसी बेल। क्या है? इमरजेंसी या फिर टेम्परेरी बेल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 6 टाइप के बेल आपको दिख सकते हैं। हमारे इंडिया में जो बेल जो होता है ये 6 टाइप का हो सकता है, ठीक है। ओके, तो नाम बताइए मेरे को। एक होता है रेगुलर बेल, एक होता है एंटीसिपेटरी बेल, एक होता है इंटरिम बेल, एक होता है डिफ़ॉल्ट बेल, और एक होता है ट्रांजिट बेल, और लास्ट में होता है तुम्हारा इमरजेंसी बेल बोलो या फिर टेम्परेरी बेल बोलो। समझ में आया? ये 6 टोटल 6 तरह के बेल आप देख सकते हैं। इंडिया में इतने टाइप्स के बेल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आइए बताता हूँ मैं। एक रेगुलर बेल इंपॉर्टेंट है, एक एंटिसिपेटरी बेल इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे रिलेटेड सेक्शन भी आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी बस समझने के लिए टाइप्स ऑफ बेल को
टाइप्स ऑफ बेल क्या क्या है हमने नाम लिख लिया, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम, डिफ़ॉल्ट बेल। ये डिफ़ॉल्ट बेल पढ़ चुके हैं, किसको याद है? याद करो डिफ़ॉल्ट बेल, याद करो सेक्शन 187, किस किस को याद है? 187 क्या बोलता था? 187 क्या बोलता था? मैं तो भूल गया सर। व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, क्या करते थे? जुडिशल कस्टडी भेजते थे क्या? याद आ रहा है? हाँ, डिफ़ॉल्ट बेल 60 दिन 90 दिन, कुछ याद आ रहा है? जी 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 सर, याद आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक ट्रांजिट बेल होता है, वो भी बताऊंगा क्या होता है। तो मेरा बात समझिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रांजिट बेल भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब समझने के लिए, और डिफ़ॉल्ट बेल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल अभी पढ़ेंगे, डिफ़ॉल्ट बेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा सेक्शन में सर? ये पढ़े थे सेक्शन 187 में, अगर आप सभी को याद होगा तो सेक्शन 187, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है आगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आगे बढ़ें क्या? आप, आई होप आप लोग ये सब लिख लिए रहेंगे, और ठीक है। तो रेगुलर बेल का सेक्शन क्या है? सेक्शन है इसका भाई 478 प्लस 480, ठीक है। 478 प्लस 480 है सेक्शन। ये सारे BNSS का बता रहा हूँ मैं। एंटीसिपेटरी बिल का सेक्शन है तुम्हारा सेक्शन 482, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। ये सेक्शन डिफ़ॉल्ट बिल का 187 पढ़ चुके हैं। इंटरिम बिल का कोई सेक्शन नहीं है, ट्रांजिट बिल का भी नहीं है, बाकी का भी कुछ नहीं है। यानी जो जो सेक्शन में बताया हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट बन गया, ओ माय गॉड। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है ट्रांजिट बेल, ठीक है। ट्रांजिट बेल को मैं थोड़ा सा ये इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, समझ में आया? तो ये डिफ़ॉल्ट बेल, ये बेल, वो बेल, ये इम्पॉर्टेंट है, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ें। ये बस 6 काइंड्स ऑफ बेल होता है इंडिया में, और एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। और अभी तक हम लोग बैरेक्ट स्टार्ट नहीं किए हैं, बैरेक्ट का सेक्शन सब पढ़ेंगे। ये 478, 480, 482 सारा चीज़ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा, समझ में आया? तो हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए, ये जो रेगुलर बेल लिखा है ना अपने सेक्शन, इसको थोड़ा इधर दूर रख लीजिए ताकि मैं कुछ लिखाने वाला हूँ। इसी को बोलते हैं, रेगुलर बेल को बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं पता है? रेगुलर बेल को बोलते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल। क्या बोलते हैं? पोस्ट अरेस्ट बेल, ठीक है। उसी तरीके से एंटीसिपेटरी को क्या बोलते हैं? प्री अरेस्ट बेल। क्या बोलते हैं? प्री अरेस्ट बेल। जी सर, इतना बस याद रख लो, और कुछ याद रखना नहीं है आपको, ठीक है। तो रेगुलर बेल को बोलते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल, मतलब अरेस्ट होने के बाद बेल मिलेगा। और एंटीसिपेटरी बेल मतलब अरेस्ट होने से पहले ही बेल मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो है आपका सेक्शंस वाइज, ये सेक्शन तो आपको याद रखने पड़ेंगे। सेक्शन है इसका 478, 480, और इसका है 482, और इसका है 187, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा सा हो सकता है देखिए बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझेंगे भाई तो कुछ मतलब नहीं है पढ़ाई करके, ठीक है। बस बेल का सेक्शन याद कर लेंगे। 480 में एंटीसिपेटरी बेल है, 482 में एंटीसिपेटरी है, रेगुलर में 478, 480 है, नॉन बेलेबल। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। थोड़ा आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मेरे साथ साथ लिखिएगा। सबसे पहले 1, रेगुलर बेल क्या होता है सर? इसके बाद सेक्शन स्टार्ट कर दोगे तो डायरेक्ट का बिल्कुल कर देंगे, आप हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। लिखिए रेगुलर बेल क्या होता है। इट इज अ बेल which is granted
to an accused after they are arrested and taken into custody ठीक है। रेगुलर बेल मतलब क्या कि एक बंदा अरेस्ट हो चुका है, मतलब सर नहीं समझे, ये है कोई बंदा, ये कौन है, एक्यूज है, ये क्या हो गया, ये अरेस्ट हो गया, अरेस्टेड। अब ये कहाँ है, अब ये लॉकअप के पीछे है, अब ये जेल में आ चुका है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जेल में आ चुका है ये, ठीक है, सलाखों के पीछे है ये एक्यूज्ड, ठीक है। तो ये अरेस्ट हो चुका, अरेस्ट होने के बाद इसको कस्टडी में भी ले लिया गया, मतलब अरेस्ट कर लिए, पकड़ लिए इसको और जेल में इसको भेज दिए हैं, जेल में है, अब सज़ा काट रहा है, सज़ा नहीं, जेल में है, अभी ट्रायल वगैरह चल रहा होगा, ठीक है। तो रेगुलर बेल मतलब क्या, अगर कोई बंदा अरेस्ट हो गया है, अरेस्ट हुआ है और वो कस्टडी में है, मतलब हिरासत में है, पुलिस के हिरासत में हो सकता है या फिर जुडिशल कस्टडी में हो सकता है, पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशल कस्टडी, कुछ भी। तो ये यहाँ पर लिख लो भाई, चाहे पुलिस कस्टडी हो या फिर जुडिशल कस्टडी, पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशल कस्टडी, ठीक है। तो उसको पकड़ लिए, अरेस्ट कर लिए, या फिर पुलिस के लॉकअप में है या फिर जेल में है, तो उस केस में ये अगर बेल के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, जो बेल के लिए अप्लाई करेगा उस बेल को बोलेंगे भैया रेगुलर बेल, ठीक है। तो अरेस्ट होने के बाद अगर वो जेल में है और जेल में रहकर अगर वो अप्लाई करता है बेल, हम उसको बोलते हैं रेगुलर बेल। समझ में आया जी सर। तो ये है अरेस्टेड बंदा, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से ये अप्लाई करेगा बेल के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या किया, ये बंदा अप्लाई किया, अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद क्या किया, अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया, कोर्ट में, अप्लाइड फॉर बेल, इसी को बोलते हैं रेगुलर बेल, समझे, ठीक है। समझ में, एक्यूज्ड अरेस्ट हो गया, ये क्या है, पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशल कस्टडी में है, तो वो क्या किया, अप्लाई किया कोर्ट में बेल के लिए, तो उसको बेल मिल गया, तो अब उस बेल को बोलेंगे रेगुलर बेल। तो ये रेगुलर बेल कब मिलता है, जब बंदा अरेस्ट हो जाता है, ये याद रखना, कब मिलता है, जब बंदा अरेस्ट हो जाता है भैया, टू एन एक्यूज्ड आफ्टर दे आर अरेस्टेड, और जब कस्टडी में होता है दोनों। समझ में आ गया, ठीक है सर, समझ गए, आगे बताइए सर। ये तो बहुत ईजी था सर, मैं कब बोला हार्ड है जी। एग्जाम्पल लिखेंगे क्या सर, बिल्कुल लिखेंगे सर, बताइए, लिखिए मेरे साथ साथ एग्जाम्पल। ठीक है, एक्स इज अरेस्टेड, एक्स इज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, ठीक है, चोरी के लिए इसको अरेस्ट किया गया है। ही अप्लाइज फॉर, चोरी के लिए अरेस्ट हो गया, इसको पकड़ लिए मतलब, ठीक है। तो अब एक बार पकड़ लिए हैं, जेल में आ चुका है, लॉकअप में बंद हो चुका है, तो कौन सा बेल अप्लाई करेगा, अप्लाइज फॉर बेल इन द, ठीक है, इन द सेशन कोर्ट। फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट में अप्लाई किया, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्राइम किया था, वो बड़ा चोरी किया था, समझे कि नहीं, पुराना 5,000 से ज़्यादा रुपए का चोरी किया है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है। अच्छा, ठीक है, एक्स इज अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट एंड ही अप्लाइज फॉर बेल इन द सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल किसी वजह से मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था इसका बेल को, तो सेशन कोर्ट चला गया। तो सेशन कोर्ट में जब ये अप्लाई किया बेल के लिए, ठीक है, तो सेशन कोर्ट क्या करता है, उसके बेल को ग्रांट कर देता है, इज ग्रांटेड, ग्रांटेड रेगुलर बेल। सर यह मजिस्ट्रेट कोर्ट लिखने से कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता मेरे भाई, लिख देते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक्स अरेस्ट बाय थेफ्ट के लिए अप्लाई किया बेल, कोई सा भी कोर्ट हो, ठीक है, बेल के लिए अप्लाई हुआ, बेल के लिए अप्लाई किया कहाँ, सेशन कोर्ट में, और उसने सेशन कोर्ट ने उसको ग्रांट कर दिया रेगुलर बेल, ठीक है।
तो इसके लिए तो यही बेल को क्या बोलेंगे, रेगुलर बेल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब लिखो एंटीसिपेटरी बेल, समझ में आ गया जी सर। अब लिखो एंटीसिपेटरी बेल, सर ये तो बहुत इजी था, मैं तो कह रहा था एंटीसिपेटरी बेल। लेकिन सर आप ये सेक्शन नहीं लिखा है, इसका जो सेक्शन है तो 478 480। अरे भाई वो जब डायरेक्ट में जाएंगे तब बताऊंगा ना, ये तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ बेल कितना होता है इंडिया में। अब लिखो एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल मतलब सर, मतलब क्या आप समझिए, पहले लिखते हैं, चलिए लिखिए। प्री अरेस्ट बेल फॉर अ पर्सन who apprehends for non-bailable offenses, who apprehends for a, यहाँ नहीं लिखता हूँ, for a non-bailable offense। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, बोल रहा है कि भैया एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है वो बेल जो बंदा को लग रहा है कि वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हो सकता है। हु एप्रीहेंड्स, उसको एप्रीहेंशन लग रहा है, क्या कर रहा है, उसको एप्रीहेंशन लग रहा है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए क्या हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, प्री अरेस्ट बेल, एंटीसिपेटरी बेल इज अ प्री अरेस्ट बेल फॉर अ पर्सन हु एप्रीहेंड्स फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब क्या, सब नहीं समझे, मतलब समझिए क्या कि ये कोई बंदा है, मैं इसको लिखाऊंगा, बस अभी मेरा बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये कोई बंदा है, ये है हस्बैंड और ये है इसकी वाइफ। ठीक है, इन दोनों का झगड़ा हो रहा है भयंकर। वाइफ क्या की है, डाउरी का केस, बहुत भयंकर झगड़ा हो रहा है, ये धमकी वमकी भी दे दी है, ये धमकी वगैरह दे दी है, दोनों का लड़ाई हो गया, ये भाग गई है घर छोड़ के। ठीक है, मायके चली गई है। अब हस्बैंड को लग रहा है भाई ये तो अब केस कर देगी, अब तब में तो केस करेगी ही करेगी, ये कभी भी जाके केस कर सकती है, बहुत डेंजर औरत है ये तो। ठीक है, हस्बैंड को ऐसा लग रहा है, तो हस्बैंड को जो लग रहा है ना एप्रीहेंशन की ये कभी भी अरेस्ट हो सकता है झूठे केस में, हाँ, तो उस केस में हस्बैंड क्या करेगा ना, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि भैया देखिए मुझे लग रहा है कि मैं किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकता हूँ झूठे केस में, मेरे अगेंस्ट में ये सब चल रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, तो मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। मतलब क्या, कोर्ट में ये अप्लाई करेगा बेल के लिए, कौन सा बेल, एंटीसिपेटरी बेल। कोर्ट क्या करेगा, जब ये अप्लाई करेगा तो कोर्ट पूछेगा किससे, पुलिस ऑफिसर से। ओ माय गॉड, पुलिस ऑफिसर से कोर्ट पूछेगा भैया देखिए ये बंदा अप्लाई किया है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, आपका क्या कहना है, कोई केस वेस रजिस्टर्ड हुआ है क्या इसके अगेंस्ट में, अगर हुआ है तो कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ वगैरह चला है, कुछ कहाँ तक केस पहुँचा है, क्या हो रहा है, कुछ एक्यूज्ड पे सस्पेक्ट लग रहा है क्या आपको, इसका एंटीसीडेंट्स कैसा है, पहले भी कुछ क्राइम कर चुका है क्या, ये बेल के लिए अप्लाई किया है, बताइए मेरे को, इसको बेल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आपको बताइए, आपको क्या लगता है इसको ग्रांट करें नहीं करें, अपोज करते हैं क्या आप, कौन बोल रहा है ये सब कोर्ट पूछ रहा है। ओ माय गॉड। अच्छा, ये जो बंदा है, जो हस्बैंड जो अप्लाई किया एंटीसिपेटरी बेल के लिए, कौन सा कोर्ट में अप्लाई करेगा, हमेशा ये कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं करेगा कभी। ठीक है, उनका पावर नहीं है। तो एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई करते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर जब हस्बैंड अप्लाई किया कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो कोर्ट देने से पहले तो सोचेगा ना भाई, तो उसके लिए पहले इन्फॉर्मेशन लाएगा किससे, पुलिस से या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। देखिए भैया ये जो बंदा है एंटीसिपेटरी बेल के लिए मांग रहा है, कुछ एफआईआर इसके अगेंस्ट में रजिस्टर हुआ है क्या, इसकी वाइफ कुछ झगड़ा वगड़ा की है क्या, वगैरह वगैरह, कुछ केस वेस की है क्या, क्या लग रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन में कि ये इन्वॉल्व है क्या, इसका एंटीसिपेटरी बेल को क्या रिजेक्ट कर दें, पहले भी बहुत सारा केस वगैरह हुआ है क्या इस पर।
ठीक है। तो ये सारा चीज़ कौन देखता है, कोर्ट देखता है, और उसके बाद ही आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है, समझे कि नहीं। ओके, तो एंटीसिपेटरी बेल मतलब क्या, आप ऐसा कोई क्राइम किए नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आप कोई झूठे केस में फंस सकते हैं, और वो केस कौन सा है, और वो ऑफेंस कौन सा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाउरी का केस आप पर औरत कर दी, आपकी वाइफ जो है दहेज का केस कर दी झूठा मोटा, आपको लग रहा है आप कभी भी अरेस्ट हो सकते हो, फंस जाओगे। या फिर कोई मर्डर का केस आप पे फंसा दिया कोई, हाँ, कि ऐसा सा है, तो आपको लग रहा है आप कभी भी अरेस्ट हो सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एंटीसिपेटरी बेल कब अप्लाई किया जाता है, जब आपको ये एप्रीहेंशन हो रहा होता है। एप्रीहेंशन मतलब आपको ये, एप्रीहेंशन को क्या बोलते हैं, आभास हो रहा होता है, आपको आभास लग रहा है कि भैया मेरे को ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस वाले कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अगेंस्ट में एफआईआर हो चुका है, या फिर नहीं भी हुआ है भी फिर भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो उस केस में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हो, ठीक है। इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे सेक्शन 480 में, तो अभी बस मैं तो ऐसे ही लिखा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्री अरेस्ट बेल समझ में आ गया, ठीक है सर। एग्जाम्पल लिखोगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे सर, लिखिए एग्जाम्पल। मिस्टर वाई फियर्स अरेस्ट, उसको लग रहा है वो अरेस्ट हो जाएगा इन अ फॉल्स डाउरी केस, ठीक है भैया, डाउरी केस में वो अरेस्ट हो सकता है, उसको लग रहा है, तो क्या क्या ही अप्लाइज फॉर, ए बी लिखता हूँ, ए बी फॉर एंटीसिपेटरी बेल एंड he is protected from arrest, he is protected from arrest। सर तो होगा क्या सर, तो होगा क्या पता है, जब ये बंदा अप्लाई किया कोर्ट में, ठीक है, किसके लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए बंदा अप्लाई किया, तो कोर्ट जब एंटीसिपेटरी बेल इसको ग्रांट कर देगा, और पुलिस वाला जब आएगा, कौन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर एग्जांपल, पुलिस वाला जब इसके पास आएगा क्या करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए बंदे को, ये कौन है, एक्यूज्ड है, इसके पास अब क्या है, एंटीसिपेटरी बेल आ चुका है। जब ये अरेस्ट करने आएगा तो ये जैसे ही बोलेगा यू आर अंडर अरेस्ट, ये बोलेगा देखो मेरे पास पेपर है, एंटीसिपेटरी बेल है, तो अब वो फिर रिलीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर अरेस्ट भी हो गया तो वो पेपर दिखाएगा या फिर बेल वगैरह सब देगा, तो वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। यानी कि एंटीसिपेटरी बेल में ना आप अरेस्ट तो होते हो, लेकिन आप तुरंत रिलीज हो जाते हो, ठीक है, वहां पर आपको कस्टडी में नहीं रखा जाता है। एंटीसिपेटरी बेल में आपको कस्टडी में नहीं रखा जाता है, हालांकि आप अरेस्ट होते हो उसी वक्त और उसी वक्त छूट जाते हो। समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूं, आपको पुलिस वाला पकड़ने आया, अरेस्ट भी कर लिया फॉर्मली कि आप अरेस्ट होते हो, तो आप उसी समय कागज़ दिखा दोगे कि देखो एंटीसिपेटरी बेल मेरे को मिल चुका है, तो आपको वहीं पर छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब यह है कि आपको वो कस्टडी में नहीं लेगा, हिरासत में नहीं लेगा, आपको अरेस्ट तो कर सकता है बट उसी वक्त छोड़ देगा। ऐसा नहीं कि आपको अरेस्ट करने आएगा ही नहीं, भाई अरेस्ट करने आएगा, पकड़ेगा भी, लेकिन आपको उसी वक्त छोड़ देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ सर, समझ गए सर, समझ गए, ओके। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे भाई मेरे, ठीक है, ओके ओके सर, आगे बताइए ना। तो इसमें लिखेंगे क्या, ठीक है लिखिए। सर एक चीज़ पूछना था सर, यहाँ पर मतलब उसको लगना चाहिए कि उसके अगेंस्ट में केस होने वाला है, उसके अगेंस्ट में कोई केस वेस कर देगा और ये अरेस्ट हो सकता है, हाँ, लेकिन ये ऐसे ही लगने से नहीं होगा, डर के मारे लगने से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस केस के लिए एक जजमेंट है, लैंडमार्क केस है, ये लिख लीजिए। ये हमेशा हम लोग जब भी एंटीसिपेटरी बेल पढ़ेंगे इस केस लॉ को रेफ़र करेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारा पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किया था इस केस में, तो लिख लो, केस का नाम है भाई गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, कौन सा, बेल को लेके ये लैंडमार्क केस है। जब कभी भी बेल चैप्टर पढ़ोगे तो गुरबख्श सिंह सिबिया का केस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कब का केस है, 1980 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
चलिए इसमें क्या बोला गया, बस एक दो लाइन लिख लेते हैं, बाकी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ इसमें देखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, बस अभी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो बोला गया वो लिख लो। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट established that anticipatory bail can be granted if the applicant shows what? Reasonable apprehension. ये important word है, reasonable apprehension, ठीक है, reasonable apprehension of arrest। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अगर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अरेस्ट हो गए। ऐसा डर के मारे बस आपको लग रहा है, कोई धमकी दे दिया, ऐसा में नहीं चलेगा। आप इतना क्यों श्योर हैं कि आप अरेस्ट होने वाले हो? जब आप ही श्योर नहीं हो तो कोर्ट कैसे आपको बेल दे देगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए आपको पहले मतलब बहुत ही रीजनेबल एप्रीहेंशन क्यों लग रहा है आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मैसेज आपको किया है, कोई आपको डराया है कुछ, फॉर एग्जांपल कोई मैसेज हुआ, कॉल हुआ, कुछ भी हुआ, आप बता सकते हैं कि देखिए ऐसा सा है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन, मेरे को लग रहा है कि मेरे को फंसाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल कुछ भी, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर है रीजनेबल एप्रीहेंशन के लिए आपको जो रीजनेबल एप्रीहेंशन है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप अरेस्ट हो सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कोई डरा दिया, आप डर के मारे बस ये एंटीसिपेटरी बेल लेने चले गए, तो ऐसा में नहीं होगा। ओके, समझ गए सर, समझ गए, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आगे चलें। अब है तीसरा नंबर तुम्हारा क्या है? इंटरिम बेल। सर इंटरिम क्या होता है सर? पढ़ेंगे वो भी। इंटरिम मतलब समझ में आ रहा है कि कोई बीच में ही बेल मिल रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ बिल्कुल। तो लिखो इंटरिम बेल का मतलब होता है भाई मेरे टेम्परेरी बेल होता है ये। अच्छा, टेम्परेरी बेल व्हेन the court cannot immediately decide on a regular or anticipatory bail, ठीक है। इंटरिम बेल का मतलब होता है भैया टेम्पररी बेल मिल रहा है, क्योंकि इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किए, आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किए, बट रेगुलर बेल मिलने में, एंटीसिपेटरी बेल मिलने में टाइम लगेगा। मतलब सर नहीं समझे, आइए समझाता हूँ मैं। एक एग्जांपल लिखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिखिए एग्जांपल, जेड अप्लाइज फॉर एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, बट पुलिस seeks more time to reply or file status report, ठीक है। कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल, कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल फॉर 7 days। मतलब सर नहीं समझे, देखिए इंटरिम बेल का मतलब होता है कि आपको बेल मिलने से पहले ही आपको बेल मिल गया है। हाँ मतलब समझिए, देखिए आपको लग रहा था कि आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रहा था, मतलब आपको लग रहा था कि आप कभी भी अरेस्ट हो सकते हो। क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि आपका झगड़ा हो गया है आपकी बीबी के साथ, पूरा भयंकर वाला झगड़ा। वो बोली कि तेरे को तो मैं डेंजर फंसाऊंगी, रुक, तेरे पे तो दहेज का केस करूंगी, डाउरी केस करूंगी, ठीक है। आपको लग रहा है अरे भाई बहुत डेंजर हो रहा था, ये तो कभी भी जाके मेरे अगेंस्ट में बोल सकती है, केस कर सकती है, झूठा मूठा आरोप लगा सकती है। हाँ तो चलो मैं जाता हूँ,
मैं अप्लाई कर देता हूँ बेल के लिए। कौन सा बेल? एंटीसिपेटरी बेल के लिए। आप कहाँ चले गए? आप गए कहाँ पर? कोर्ट ऑफ सेशन। कहाँ चले गए? कोर्ट ऑफ सेशन में चले गए, ठीक है। आप एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन फाइल कर दिया कि भैया देखिए मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। तो कोर्ट बोला क्यों, काई को चाहिए तेरे को, समझे? और तो आपको आप बताए होंगे बेल एप्लीकेशन में ही बताए होंगे कि देखिए ऐसा सा फैक्ट्स है, ये सारे सिचुएशन है, इसलिए मेरे को एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। तो कोर्ट क्या आपका बस बेल देखकर क्या दे देगा? क्या आपको एप्लीकेशन देखकर दे देगा? नहीं देगा। कोर्ट क्या करेगा? ये कोर्ट यहाँ पर जो हैं पुलिस वाले लोग, पुलिस ऑफिसर, इसको पूछेगा, इसको बोलेगा भैया स्टेटस रिपोर्ट भेजो, स्टेटस रिपोर्ट भेजो, स्टेटस रिपोर्ट भेजो। किसको बोलेगा? कोर्ट बोलेगा देखो एक एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन आया है, ठीक है, और तुमको क्या कहना है इस एप्लीकेशन के बारे में? ये जो बंदा बोल रहा है ये सच है क्या? कितना है? तुम्हारा क्या बोलना है? पुलिस का वर्जन पूछेगा। आप ये तो बोल दिया, अब पुलिस से पूछेगा कि तुमको क्या लगता है, तुमने कोई एफआईआर रजिस्टर हुआ है क्या इसके अगेंस्ट में? क्या इसकी बीवी कुछ बोली है क्या? एफआईआर में क्या लिखी है? इसी को एक्यूज्ड बनाई है क्या? ठीक है, इससे पहले भी ये कांड कर चुका है क्या? इन्वेस्टिगेशन अगर आप किए हो तो कब कहाँ तक किए हो? इन्वेस्टिगेशन में ये आपको हेल्प कर रहा था या नहीं कर रहा था? ठीक है, तो सारा चीज़ कोर्ट पूछेगा और इसको बोलेगा तुम एक रिपोर्ट मुझको भेजो। तो ये एक रिपोर्ट भेजेगा। ये तो मांगा, स्टेटस रिपोर्ट मांगा। कौन मांगा? कोर्ट मांगा। तो ये क्या करेगा? स्टेटस रिपोर्ट अब देगा, उसमें लिख के देगा कि देखिए ये जो एक्यूज्ड है हमको लग रहा है कि हाँ ये क्या है, ये मेन इसमें है, एक्यूज्ड जो है इसमें लग रहा है कि हाँ भैया इसे क्राइम में शामिल है, ऐसा लग रहा है हम लोग को, और इसका बेल रिजेक्ट करना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है। कौन बोलेगा? पुलिस ऑफिसर बोलेगा कोर्ट ऑफ सेशन को। तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन बाकी चीज़ को कंसीडर करके अब डिसाइड करेगा कि इसको बेल दे या ना दे। लेकिन मान लो ये सब इतना टाइम जो लगा, इसमें वक्त नहीं लगेगा क्या? फॉर एग्जांपल इसमें मान लो 7 डेज़ लग गया, कितना दिन लग गया? 7 दिन। तो 7 दिन तक ये क्या ऐसे ही बैठा रहेगा? 7 दिन में कभी भी पुलिस वाला आके इसको अरेस्ट कर सकता है, समझे कि नहीं? क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन 7 दिन बाद बताएगा ना कि इसको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब तक अगर बीच में पुलिस वाला आके इसको अरेस्ट कर दिया तो हाँ भाई सही बोल रहे हो, तो क्या करेगा? इसीलिए कोर्ट बोलता है ठीक है तुम डरो नहीं, अभी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किए हो ना, एक काम करो, ये जो 7 दिन का वक्त है ना, 7 दिन के लिए तुमको और एक बेल दे दे रहे हैं हम लोग, उसको बोलेंगे इंटरिम बेल। क्या बोलेंगे? इंटरिम बेल, मतलब इस बीच का बेल। मतलब जब कोर्ट ऑफ सेशन जब तुमको अपना जो डिसीजन देगा बेल को लेकर, बेल एप्लीकेशन को लेके, उससे पहले 7 दिन तक मतलब आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, तब तक के लिए आप टेम्पररी आप बेल पर हो। तो उसी को बोलते हैं कौन सा बेल? टेम्पररी बेल, या फिर उसको बोलते हैं आप अपन लोग इंटरिम बेल। समझ में आया? क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई किए तो टाइम लगेगा कि नहीं? टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूछेगा पुलिस से, पुलिस फिर बताएगा, ये सब में टाइम लगेगा। और तब तक के लिए अगर बीच में पुलिस अगर आपको आके अरेस्ट कर लिया तो आपके पास तो है भी नहीं, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन 7 दिन लगाएगा अपना हियरिंग के लिए, ठीक है। तो तब तक आप कहाँ क्या करोगे? तो पुलिस अरेस्ट कर लिया तो इसलिए आप क्या करोगे? आपको बेल एक इंटरिम बेल आपको दे देगा कौन? कोर्ट। समझ में आ गया? ओके, चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत एनर्जी लगता है यार। एक तो रात का टाइम, नींद वाला टाइम है, देखिए 12:45 हो रहा है। मेरे एफर्ट्स को भाई क्या कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, मैं कह दे रहा हूँ। एक केस है, लिख लो भाई, केस का नाम लिख लो, केस लॉ है अपना परमिंदर सिंह। क्या नाम है? परमिंदर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, लिख लो, 2001 का है। एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया? अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ मैं आज, थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा लिखते हैं यार, भले लेट होगा तो कोई बात नहीं। स्टेट ऑफ पंजाब 2001, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, ये जो केस है
लिस्ट्स सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ये केस में बताया गया, इन विच, जहाँ पर इंटरिम बेल शुड बी ग्रांटेड, जहाँ पर इंटरिम बेल ग्रांट करना चाहिए बताया गया कि कहाँ कहाँ पर इंटरिम बेल ग्रांट करना चाहिए। लाइक नो रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डिंग, भाई भागने का रिस्क ही नहीं, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, इंटरिम बेल दे देना चाहिए, ठीक है। लाइक नो रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डिंग। दूसरा है तुम्हारा मेडिकल इमरजेंसी, कुछ केस है तो उस केस में भी आपको इंटरिम बेल मिल जाएगा, मेडिकल इमरजेंसीज अगर है तो, ठीक है। और हियरिंग डिलेज, हियरिंग में अगर डिले हो रहा है तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा भैया, क्या मिलेगा, इंटरिम बेल मिल सकता है, समझ में आया। और हियरिंग डिलेज, ठीक है, ठीक है। और एक तो केस लिख सकते हैं, अभी रिसेंटली केस है अरविंद केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, इंटरिम बेल को लेके है, 2024 का केस है, बहुत अभी सबको पता था ये ला, जब इलेक्शन वगैरह चल रहा था तब का है ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इंटरिम बेल मिल जाता है ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनको इंटरिम बेल दे देता है कब, व्हेन हिज बेल एप्लीकेशन वाज पेंडिंग, व्हेन हिज बेल एप्लीकेशन वाज पेंडिंग, आपका बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है तब तक आप बेल पे हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल पे छोड़ देते हैं जब उनका जो बेल एप्लीकेशन पेंडिंग था तब तक के लिए, ठीक है। अच्छा, एक होता है सर, ये हो गया तुम्हारा कितना नंबर, 3 नंबर, और भी है सर, बिल्कुल है। चौथा नंबर क्या था तुम्हारा, डिफ़ॉल्ट बेल, पढ़ चुके हैं जी, इसको स्टैट्यूटरी बेल भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बेल, ठीक है। आइए समझते हैं क्या है ये। इफ़ द पुलिस fails to file a charge sheet, अगर पुलिस चार्जशीट फाइल करने में फेल हो जाता है, वो भी विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड, विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर अगर चार्जशीट नहीं भर पाता, जो कि 60 दिन या फिर 90 दिन है, ठीक है, तो क्या होता है, द एक्यूज्ड गेट्स अ स्टैट्यूटरी राइट, स्टैट्यूटरी राइट टू बेल, तो उसको एक स्टैट्यूटरी राइट मिल जाता है बेल का, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बेल, कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी राइट टू क्या लिखा हूँ, राइट टू बेल, कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट बेल, जिसको क्या बोला जाता है, डिफ़ॉल्ट बेल बोला जाता है, ठीक है। ठीक है सर, इसमें एग्जाम्पल लिख लो सर। ए इज़ अरेस्टेड फॉर रेप, रेप के लिए अरेस्ट किया गया है, पुलिस फेल्स टू फाइल अ चार्जशीट, पुलिस चार्जशीट फाइल ही नहीं कर पाया, कितने दिन के अंदर, विद इन 90 डेज, 90 डेज़ के अंदर पुलिस अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं किया, जैसे ही चार्जशीट फाइल नहीं किया, जैसे ही चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, 90 दिन जैसे ही हुआ, 90 दिन जैसे ही होता है तो क्या हो जाता है, एक स्टैट्यूटरी राइट मिल जाता है, याद है, इन 90 डेज, तो उस केस में क्या होगा, ए इज़ एंटाइटल्ड टू डिफ़ॉल्ट बेल, ए इज़
डिफ़ॉल्ट बेल। समझ में आया? जी सर, ये था लेकिन एग्ज़ाम्पल, इसको ब्लू में लिख दिया हूँ। जी सर, कोई डाउट है क्या? नो। ठीक है, तो ये था डिफ़ॉल्ट बिल। डिफ़ॉल्ट बिल मतलब तुम्हारा सेक्शन 187 में लिखा है, अगर 60 दिन 90 दिन के अंदर तुम्हारा चार्जशीट फाइल नहीं होता, 60 है तुम्हारा माइनर ऑफेंस के लिए और 90 है तुम्हारा सीरियस ऑफेंस के लिए, ठीक है, जिसमें 10 साल से ज़्यादा का सज़ा है, ठीक है, ओके। इसमें एक केस लिख सकते हो, कौन सा केस सर? इसमें आप केस लिख सकते हो रितु छाबरिया, रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है ये। इसमें क्या बोला गया सर? इसमें बोला गया भैया, इसमें ये बोला गया कि अफर्म्ड, ये केस क्या किया? अफर्म किया, किस चीज़ को अफर्म किया? अफर्म्ड दैट डिफ़ॉल्ट बेल इज़ अ फंडामेंटल राइट। इसको फंडामेंटल राइट बोला गया है डिफ़ॉल्ट बेल को। ओ माय गॉड, ये राइट को कोई छीन नहीं सकता आपसे, फंडामेंटल राइट है, समझे? चलिए, डिफ़ॉल्ट बिल हो गया जी। अब क्या बचा भाई? अब बचा है ट्रांजिट बिल। ट्रांजिट बिल क्या होता है आइए बताते हैं, लिखिए 5 नंबर ट्रांजिट बिल। ट्रांजिट बिल it is a bail granted by the court it is a bail granted by the court in one state it is a bail granted by the court, नहीं ऐसा लिखो, it is a bail it is a bail which it is a bail which gives protection which gives protection which gives protection to the accused which gives protection to the accused in one state, एक स्टेट में, so that he can approach a court in another state where FIR is lodged। सर नहीं समझे सर, ट्रांजिट बिल मतलब क्या हो रहा है? देखिए, इट इज़ द बिल विच गिव्स प्रोटेक्शन टू द एक्यूज्ड इन वन स्टेट सो दैट ही कैन अप्रोच अ कोर्ट इन अनदर स्टेट वेयर FIR इज लॉज्ड। मतलब समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है दिल्ली और ये है मुंबई, ठीक है। हुआ क्या, आप यहाँ रह रहे हो, रिसाइड्स, आप यहाँ रहते हो दिल्ली में, ठीक है। कोई क्या किया, एक बंदा मुंबई में आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। केस फाइल्ड, कहाँ पर केस फाइल हुआ है? मुंबई में, और आप रहो दिल्ली में। और भैया केस अगर फाइल है वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर बेल अप्लाई करना पड़ेगा ना, बात वो है, नहीं समझे? ठीक है, ये आप यहाँ रह रहे हो लेकिन केस कहाँ फाइल हुआ है? केस फाइल्ड इन मुंबई, ठीक है। आप हो यहाँ लेकिन केस फाइल्ड हुआ है आपके अगेंस्ट में यहाँ में,
केस फाइल्ड इन मुंबई। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे हो, केस यहाँ फाइल हो रहा है, तो आपको इधर जाना पड़ेगा ना बेल के लिए, मुंबई जाना पड़ेगा। अगर बेल के लिए उधर गए तो यहाँ का जो मुंबई पुलिस है आपको बेल अप्लाई करने से पहले ही अरेस्ट नहीं कर सकता है क्या? ओ माय गॉड, बिल्कुल कर सकता है। समझ में आ रहा है? आप हो दिल्ली में, एक बंदा आपके अगेंस्ट में केस कर दिया मुंबई में, ठीक है, तो आपको अगर बेल लेना है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा बेल के लिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब उस जुरिस्डिक्शन का है ना, ये मतलब उस एरिया का है, उस कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर आपका फाइल हुआ है, तो वो जो केस है जिस जुरिस्डिक्शन में आता है, जिस कोर्ट के, उस कोर्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली मुंबई में हुआ है तो मुंबई के अंदर ही आपको मुंबई के कोर्ट में जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए बेल के लिए। आप यहाँ पर अप्लाई तो कर नहीं सकते। अगर मान लो यहाँ आप जाओगे बेल के लिए अप्लाई करने, तो हो सकता है कि मुंबई पुलिस आपको क्या कर ले, अरेस्ट कर ले। अब अरेस्ट कर लो, अगर कर लेंगे तो फिर बेल के लिए अप्लाई कैसे करोगे? तो उस केस में हेल्प करता है ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल क्या करेगा, आप हो यहाँ पर, आप थे यहाँ पर, आप कौन थे? यू यहाँ पर थे, तो आप क्या करोगे, यहाँ का जो कोर्ट है, यहाँ का दिल्ली कोर्ट, यह है दिल्ली का कोर्ट, आप क्या किए, यहाँ पर अप्लाई किए, किस चीज़ के लिए? ट्रांजिट बेल के लिए। ओ माय गॉड, दिल्ली कोर्ट के लिए मैं अप्लाई किया कि सर देखिए मेरे को मुंबई जाना है, आप मुझे ट्रांजिट बेल दे दीजिए। इस ट्रांजिट कोर्ट क्या लिखा हूँ, ट्रांजिट बेल, ठीक है, आप मुझे ट्रांजिट बेल के लिए अलाउ कर दीजिए। तो कोर्ट बोलेगा ठीक है, दिल्ली कोर्ट बोला ठीक है, जाओ, तुमको मुंबई जाने तक कोई अरेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप मुंबई पहुंच गए, तो ये लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल 7 दिन आपको दे दिया कि 7 डेज़ का आपका ट्रांजिट बेल है, आप जा सकते हैं मुंबई, तो 7 दिन तक आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। समझे कि नहीं? जैसे ही आप मुंबई पहुँचे, फिर आप वहाँ पर रेगुलर बेल अप्लाई कर लीजिए। समझे? तो ट्रांजिट बेल का मेन वही बात होता है कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, यहाँ का पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर लेगा जब आप जा रहे होगे। तो समझ में आ गया सर? समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो लिख लो यहाँ पर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लिखा रहा था कि, हाँ लिखिए, एग्जाम्पल, बी अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली गेट्स ट्रांजिट बेल फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू ट्रैवल टू मुंबई। ठीक है, तो आपको मिल गया, क्या मिल गया? ट्रांजिट बेल मिल गया कि आप मुंबई जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। जहाँ पर आपका क्या हुआ है, वेयर द FIR इज लॉज्ड, जहाँ पर FIR लॉज हुआ है, एंड अप्लाई फॉर रेगुलर बेल। और आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई फॉर रेगुलर बेल या फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया? जी सर, ये हो गया तुम्हारा कौन सा बिल, ट्रांजिट बिल। समझ में आया? ठीक है, आज थोड़ा राइटिंग में दिक्कत है, मैनेज कर लीजिएगा, स्पीड थोड़ा लिखने का कोशिश कर रहा हूँ तो इसीलिए। अब नेक्स्ट लिखिए इमरजेंसी बेल। क्या होता है इमरजेंसी बेल? नाम ही देखो इमरजेंसी बेल बता रहा है। तो देखिए आइए समझते हैं इमरजेंसी बेल में क्या होता है। लिखिए, ग्रांटेड फॉर अ specific short term reason like मेडिकल इमरजेंसी हो गया, ठीक है, मैरिज हो गया, और डेथ इन द फैमिली हो गया, और डेथ इन द फैमिली हो गया। समझे? तो उस केस में आपको इमरजेंसी बेल मिल सकता है। ठीक है, ये सब रीज़न के लिए इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली में कोई मान लो कोई बंदा, ये मान लो ये अरेस्टेड बंदा है, ठीक है, ये जेल के अंदर है, इसके फैमिली में इसका जो फादर थे उनका डेथ हो गया,
तो अब ये क्या कर सकता है, उनके फ्यूनरल में जा सकता है। फ्यूनरल में जाने के लिए बेल इनको मिल जाएगा, और यही बेल को क्या बोलेंगे, इमरजेंसी बेल बोलेंगे, इमरजेंसी बेल। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको मिटाता हूँ मैं, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिख दो बस एग्जाम्पल, एक्यूज ग्रांटेड टेम्पररी और इमरजेंसी बेल टू अटेंड, क्या अटेंड करने के लिए भाई, टू अटेंड फादर्स फ्यूनरल, ठीक है। पापा का फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए उसको बेल मिला, तो उस बेल को बोलेंगे इमरजेंसी बेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक लिख सकते हो, क्या, एक केस लॉ लिख लो भाई, एग्ज़ाम में लिख लेना। केस लॉ का नाम है संजय चंद्रा, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सब है। संजय चंद्रा वर्सेस CBI 2011, ठीक है। क्या बोला गया, emphasized the paramount importance of personal liberty, पर्सनल लिबर्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, एंड अलाउड टेम्पररी बेल for unavoidable circumstances, for unavoidable circumstances, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि भैया पर्सनल लिबर्टी जो होता है ना इंसान का, आर्टिकल 21 में दिया गया है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए, और आपको टेम्पररी बेल तो अलाउ करना ही चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। आई होप, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ बेल, ख़त्म हुआ। तो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो मुझे बताइए कितने टाइप के बेल होते हैं? 6 टाइप के बेल होते हैं। रेगुलर बेल मतलब अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई किए तो बेल मिल जाएगा, रेगुलर बेल। एंटिसिपेटरी बेल मतलब आपको लग रहा है कि आप किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा झूठा केस में आपको फंसा सकता है, और वो ऑफेंस कैसा होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। अच्छा, तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? 2 ही जगह, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। इंटरिम बेल मतलब रेगुलर बेल या फिर एंटिसिपेटरी बेल में अप्लाई किए, उसमें टाइम लगेगा, उसका वो बेल एप्लीकेशन डिसाइड होने में टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता लगेगा, तो 1 हफ्ता तक के लिए आप कहाँ रहोगे? तो उस केस में कोर्ट आपको बोल सकता है ठीक है इंटरिम बेल ले लो, और तब तक के लिए आप शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए आप आज़ाद हो, तो उसको बोलते हैं इंटरिम बेल। जैसे ही इंटरिम बेल ख़त्म हुआ, तुम्हारा रेगुलर बेल का डिसीज़न आया, फिर वो काम करेगा। डिफ़ॉल्ट बेल मतलब 60 दिन 90 दिन जो रहता है अपना कस्टडी में, अगर उतना दिन के अंदर अगर आपका चार्जशीट फाइल नहीं हुआ तो राइट आ जाता है किसके पास? अरेस्टेड बंदे के पास। तो अगर वो बेल दे दिया तो उसको मिल जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट बेल उसी को बोलते हैं। ट्रांजिट बेल मतलब आप एक जगह हो लेकिन दूसरे जगह पर आपके अगेंस्ट में केस हुआ है, अगर आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पर आपके अगेंस्ट में FIR दर्ज हुआ है, तो अगर आप वहाँ गए, टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि बीच में आके बंदा अरेस्ट कर ले पुलिस वाला उस जगह का, तो आप जहाँ रहते हो वहाँ का कोर्ट में अप्लाई करोगे ट्रांजिट बेल के लिए, तो ट्रांजिट बेल वहाँ वाला कोर्ट दे देगा। जैसे हमारे वाला एग्जाम्पल में दिल्ली हाई कोर्ट क्या किया, ट्रांजिट बेल दे दिया कि आप वहाँ जा सकते हो, कहाँ पर? मुंबई में, और आप वहाँ पर अपना रेगुलर बेल ले सकते हो। इमरजेंसी बेल, आप अरेस्ट होके आए हो लेकिन घर में किसी का शादी है तो आपको टेम्परेरी छोड़ा जा सकता है। आप घर में किसी का फ्यूनरल है तो उस केस में भी आपको छोड़ा जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ बेल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगता है। और आप कोई लाइक नहीं करते हो यार, ऐसा अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं बनाना वीडियो बंद कर दूँगा, सीरियसली। ओके, तो लाइक तो करो। हाँ, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।